है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा कल हमने ना कुछ स्ट्रक्चर्स किए थे, याद है सबको? ये स्ट्रक्चर याद है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, जो जो हमने, यस सर। है ना। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ नए स्ट्रक्चर भी करवाऊंगा, कुछ अलग से क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, तो नेमिंग भी, तो इस तरह से काफी कुछ करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक जनरल मैथमेटिक इक्वेशन करवाता हूँ, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये सबको पता है ना, y यस इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते होते हैं। यहाँ y तो y एक्सिस है, x x एक्सिस है, और m जो है वो स्लोप होता है, c जो है पॉइंट ऑफ बिगिनिंग होता है। ठीक है, तो मान लो कि मैं आपको एक ग्राफ दूं। ठीक है, जैसे आपको पता है h इंटू न्यू, h इंटू न्यू क्या होता है? h इंटू न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, आइंस्टाइन इक्वेशन। है ना। ये हाफ एम वी स्क्वेयर का ग्राफ है। ठीक है, अब इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो जिसके अंदर मैं आपको बोलूं कि हाफ एम वी स्क्वेयर को, हाफ एम वी स्क्वेयर को आप मानिए वाई एक्सिस, और बाकी इसको इस तरफ ले जाइए, तो h इंटू न्यू में से माइनस हो जाएगा h इंटू न्यू नोट, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका, मान लो न्यू को हम x एक्सिस ले लेते हैं, तो ये आपका m इंटू एक्स हो गया, है ना। और ये आपका हो गया c, दिस वन इज c। तो c अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ कहां से शुरू होता है, कोई बता सकता है? ऊपर से नीचे जाता है। सी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव होता है तो ग्राफ वाई एक्सिस से शुरू होगा, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। सी नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट एट नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया? तो देखिए जरा, यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां कहीं से भी कर लो, मतलब ये जीरो है तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से ग्राफ शुरू होने वाला है, नीचे से। तो मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ग्राफ, अब देखो m क्या है, m तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ टीचर के टिक की तरह जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो ग्राफ टीचर के टिक के क्रॉस की तरह जाता, तो क्रॉस मतलब नीचे ऐसे चला जाता। अब पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा। समझ में आ गया? ये समझ में आया? यस यस सर। तो यानी कि इस तरह से अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह से बनेगा। अब हम दूसरी इक्वेशन, कोई और इक्वेशन लेते हैं जिसका ग्राफ, जैसे हमने ज्यादातर क्या किया, ज्यादातर हमने ग्राफ बनाए के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट बाय ए टी, है ना। इस तरह की इक्वेशंस के ग्राफ बनाए। तो मान लो इसके अंदर मैं के टी को ही वाई एक्सिस पर रख लेता हूँ, के टी वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर कुछ होगा। एक्स एक्सिस पर मान लो मैं नेचुरल लॉग ए नोट रख लेता हूँ, सिर्फ ए नोट। देखना ग्राफ, और ये केटी का ग्राफ है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो आ गया y, सही है, इक्वल, अब नेचुरल लॉग सिर्फ ए नोट चाहिए मुझे, सिर्फ ए नोट को मैंने अलग कर लिया, माइनस में नेचुरल लॉग 80 हो गया, क्योंकि डिवाइड में तो माइनस चला जाता, पता है ना ये सबको। यस सर। तो फिर ये नेचुरल लॉग, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया m, एक्स एक्सिस है, इसके मल्टीप्लाई में m होगा, तो मल्टीप्लाई में तो 1 लगा हुआ है, ऑब्वियस है, तो 1 होगा ना हमारा ये m, स्लोप पॉजिटिव है, सीधी बात। माइनस c, माइनस नेचुरल लॉग 80 है, तो मतलब 80 से स्टार्ट, ये 80 क्या हो गया, ये अपना c आ गया, तो भाई ये माइनस का c हो गया, सीधी बात है। तो यानी ग्राफ कहां से शुरू होगा? ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है, टीचर के टिक की तरह, क्योंकि m पॉजिटिव है ना। और ग्राफ शुरू कहां से होगा? नेगेटिव सी है तो नीचे से स्टार्ट होगा, ये लो नीचे से ऐसे स्टार्ट कर दिया ग्राफ। समझ में आया ये बात? यस सर। तो यहां से मान लो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा आ गया, के टी नेचुरल लॉग ए नोट। अब कमाल की बात ये देखिए, अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये ग्राफ सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन सिर्फ इतना दूं, तो ऑप्शन ये दूं सिर्फ ये, तो आप इसको और इसको सेम ग्राफ मानोगे? यहाँ पर के टी है और यस यहाँ सब मान लेगा। नेचुरल लॉग ए नोट है, सही मानोगे? यस ये समझ में आया? क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ना ये क्रॉस वाली लाइन तो देगा ही नहीं वो आपको, ठीक है, वो सीधा यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो आपको खुद इमेजिन करना है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है, इसको पीछे की तरफ तो आप खींच ही सकते हो ना, इसको पीछे खींचोगे तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा प्लॉट इसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट। तो ये एक्स्ट्रा प्लॉट ऐसे होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ पहचानना होगा,
ठीक है, y इक्वल mx प्लस सी पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों तरह के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? सर ठीक ये है। एक बार जो आपने सेकंड ग्राफ बताया एक बार दोबारा बता दो ना, तो ये वाला? कैसे हो गया आगे? ये वाला पूरा ग्राफ या नीचे वाला? सर नीचे वाला। ये देखो, इसमें और इसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या, मुझे ये बताओ। यस सर। फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो फर्क नहीं है एक्चुअल में, ध्यान दो कि मैंने सिर्फ ग्राफ में से कुछ हिस्सा रब कर दिया, कुछ हिस्सा मिटो दिया बेटा, फर्क बिल्कुल नहीं है। देखो ये लो, अभी आपको फर्क नजर आ रहा है क्या? नो सर, तो सर दोनों सेम ही रहेंगे। ये सेम ही चीज है। मान लो कि मैं कुछ हिस्से को रब कर देता हूँ, ये लो मैंने रबड़ लिया और कुछ हिस्से को रब कर दिया, तो ग्राफ तो वही है ना। अगर आप सही में इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो ग्राफ तो यही आएगा। समझ में आया? अगर इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो ग्राफ यही आएगा। मतलब ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ एक ही चीज है, बट देखने में हमें भ्रम होता है कि नहीं यार ये ग्राफ अलग है, ये अलग है। देखो ध्यान से, अब देखो जरा, सेम नहीं है ग्राफ। हमने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को पूरा नहीं दिखाया, और इसको भी ऐसे ऐसे तो फिर आप यहां तक भी दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। आप यहां तक भी इस ग्राफ को दिखा सकते हो, नीचे तक दिखा सकते हैं। इसी लाइन को अगर मैं यहां तक लगा दूं तो भी तो सही है ना। बस उसने क्या किया कि कुछ लाइन का हिस्सा गायब कर दिया, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। समझ में आ गया? यस यस सर। हाँ, तो ये चीज याद रखना बस, y इक्वल mx प्लस सी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस इक्वेशन को वहां पर पुट करो, और बार बार ऐसी बहुत सारी इक्वेशनें पुट करने पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, और उसके बाद में आपको समझ आने लगता है कि ग्राफ कह क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, एसपी होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। एक होता है आयनिक प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है? दोनों में से किसी की डेफिनेशन आती है किसी को? आयनिक प्रोडक्ट या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अब बता रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों एक ही चीजें हैं। आयनिक प्रोडक्ट तो होता है कि किसी भी टाइम आयंस की प्रोडक्ट, मान लो आपने नमक डिसोल्व कर दिया, पानी में आपने डाल दिया नमक, ठीक है। इसको विजुअलाइज करना, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये है पानी आपके पास, इस पानी के अंदर आपने डाल दिया नमक, NaCl डाल दिया, सपोज दैट इसमें आपने NaCl डाल दिया, NaCl, ठीक है। NaCl कुछ ग्राम डाल दिया है, कुछ मोल डाल दिया। मान लो NaCl के आपने कितना डाले हैं, 1/4 मोल डाल दे, है ना। यानी 1/4 मोल का मतलब है 0.25 मोल आपके पास NaCl आपने डाल दिया, ठीक है। NaCl नहीं डालते हम, MgCl2 डालेंगे, थोड़ा आपको बेटर आइडिया होगा उससे। कि यहां पर अब देखो MgCl2, ठीक है, तो ये आपने इतना MgCl2 के मोल डाले, समझ में आ गया भाई? इतना मोल MgCl2 है, क्लियर है बेटा? यस पानी में घोल दिए मोल, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि पानी में घुलने, ये पूरा घुल जाएगा 1 लीटर पानी में, क्योंकि इतने मोल पर लीटर इसकी मोलैरिटी है, सपोज दैट ये मोलैरिटी ही मैंने डाला है M, बड़ा M डाल देता हूं, मोलैरिटी इतने मोल पर लीटर, इसका मतलब होता है इतने मोल पर लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन। अगर ये इतना मोल आपने डाल रखा, तो हमें पता है MgCl2 अच्छा खासा साल्ट है, वो घुल जाएगा पानी में, आसानी से घुल जाएगा, तो घुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं, इसका मुझे आयनिक प्रोडक्ट चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है? MgCl2 पानी में घुल जाएगा पूरा पूरा, 0.25 मोल आपने डाला, या जितने भी ग्राम डाला तो मोल बना लो, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। और अगर मोलर मास पता हो तो, है ना, तो जितने भी ग्राम है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट मोल ही डाल दिए। अब आपको मोल पता है कि इतना पर लीटर मोल है, और पता है कि ये पूरा घुल जाएगा, तो मैं पूछूं इसका आयनिक प्रोडक्ट बताओ। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है Mg के जितने भी आयंस हैं सॉल्यूशन में, अब याद रखना आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो मैग्नीशियम के कितने मोल आयन है भाई, बताएगा कोई मुझे? मैग्नीशियम के कितने मोल आयन है? तो एक हो, 1 मोल है।
1 लीटर में 0.25 मोल MgCl2 पूरा डाल दिया मैंने। तो मैग्नीशियम, अकेले मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के कितने आयंस है? Mg2 पॉजिटिव। इतने मोल है तो इतने ही मोल आयन होंगे ना Mg2 पॉजिटिव के भी, इजंट इट? समझ में आया? आपने नमक डाला, नमक के मान लो सोडियम क्लोराइड 5 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के डाल दिया आपने पानी में। अब मैं पूछूं कि सोडियम के कितने मॉलिक्यूल आयन डाले हैं, तो 5 ही डालोगे ना सोडियम के भी। यस। और क्लोरीन के कितने? 1 MgCl में 2 क्लोरीन है। समझ में आ रही है बात? यस सर। 1 MgCl में 2 क्लोरीन है, तो होना क्या चाहिए? तो डबल होने चाहिए। तो मुझे क्या करना है अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, Mg मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव के जितने मोल्स हैं मल्टीप्लाई में क्लोरीन के जितने मोल हैं वो क्लोरीन के डबल है। डबल है ना क्लोरीन के मोल Cl के, और क्योंकि डबल है तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा अपने आप। ये कुछ वैसे चलेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब स्क्वायर वाला एग्जांपल आपको फिर से तकलीफ देगा, तो मैं स्क्वायर वाला एग्जांपल नहीं ले रहा भाई, मैं इसको फिर से NaCl ही बना रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ कहने का था। तो यहाँ पर मान लो सोडियम था, सोडियम पॉजिटिव मल्टीप्लाई में क्लोरीन नेगेटिव के आयंस, और यहाँ भी हम इसको Cl2 को और Mg को काट देते हैं, NaCl ही लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, और कुछ नहीं है। तो ये आ गया आपके पास NaCl, यहाँ पर भी NaCl है। तो NaCl के मान लो 0.25 मोल थे, तो Na के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ऑफ Na मल्टीप्लाई में Cl, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? मोल्स कितने थे इसके? 0.25, और क्लोरीन भी तो इतनी है ना, एक मोलिक्यूल में एक ही क्लोरीन और एक ही सोडियम होता है, तो जितने आयन बनेंगे सोडियम के उतने ही आयन क्लोरीन के बनेंगे, तो जितने मोल सोडियम के बनेंगे उतने ही मोल क्लोरीन के बनेंगे। दोनों का आयंस का नंबर ऑफ मोल्स का आयंस की मल्टीप्लाई जो है वो होती है आयनिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया आयनिक प्रोडक्ट क्या है? यस, ये क्लियर है सबको? यस सर। तो आयनिक प्रोडक्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जब हम नमक को पानी में डिसोल्व करते हैं तो जितना नमक डाला है वो आयन में टूट जाता है, तो उसके आयंस का जो नंबर है ना उसको काउंट करके जितने आयन बनेंगे, सोडियम के जितने मोल आयन बन रहे हैं, अब आयन का नंबर नहीं, आयन के मोल, तो सोडियम के जितने मोल आयन बन रहे हैं, क्लोरीन के जितने मोल आयन बन रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करो, जितना मोल आपने NaCl लिया था उतने ही दोनों में, दोनों के सेम मोल बनेंगे। लेकिन अगर MgCl2 हो तो क्लोरीन के डबल बनते हैं, है ना, तो वो डबल बनते हैं, इसलिए उसको डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला आ जाता है कि उसको पावर बन जाता है, वो अलग है, उसकी ज्यादा टेंशन अभी नहीं लेना, लेकिन पहले सबसे सिंपलेस्ट केस हम करेंगे। तो यहाँ इस तरह से जब आप इसके आयंस की मल्टीप्लाई करते हो उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट कुछ नहीं है, जितने मोल आपने डाला है तो आयन जितने टुकड़ों में टूटेगा उतने से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 0.25 का स्क्वायर सीधा कर दो, बात एक ही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो जरा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है कि जब मैक्सिमम जितने आयन आप घोल सकते हो पानी में, मान लो नमक जो है, सपोज दैट मैक्सिमम पानी में नमक जो है वो 5 मोल घुल सकता है, सोचो 1 लीटर में, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां मान लो, हालांकि वो ज्यादा ही घुलता है, लेकिन मान लो कि NaCl जो है वो 5 मोल 1 लीटर में डिसोल्व हो सकता है मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा डालोगे तो घुल जाएगा क्या? नो नहीं, सर। नहीं घुले, वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा मतलब वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? प्रेसिपिटेट, PPT बोलते हैं जिसको, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो अगर मैक्सिमम आयन जितने घुल सकते हैं किसी सॉल्यूशन में किसी साल्ट के, उससे ज्यादा घोलोगे तो वो नहीं घुलेंगे, वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं भाई? मैक्सिमम का मतलब है कि जो आयनिक प्रोडक्ट, मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट जो होती है ना, मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट, मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पर फायदा करेगा। मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट
इज कॉल्ड ऑफ ए साल्ट विच कैन डिजोल्व, है ना, ये भी जरूरी है, विच कैन डिजोल्व, जो घुल सकती है, इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया भाई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? यस बेटा। ज्यादा से ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट कितनी हो सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने आयन हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, किसी साल्ट के, जो उस सॉल्यूशन में घुल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा अगर आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा, देखो यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से अगर ज्यादा किसी के आयंस की प्रोडक्ट हो तो वो आयन उस पानी में नहीं घुलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। तो चलो मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं इसी की बेस पर। तो यहां पर इसी के बेस पर एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इसको केएसपी लिखते हैं बेटा, केएसपी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट। आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट जो है वो 10⁻⁻² दिया हुआ है, ठीक है? ये समझ में आ गया? कोई साल्ट है एक्स वाई, मान लो एक्स वाई साल्ट है, इसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास में है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसी साल्ट को मैं किसी उस चीज के अंदर डिजोल्व कर रहा हूं, डिजोल्व कर रहा हूं, और क्या क्या डिजोल्व कर रहा हूं इस साल्ट का। सपोज दैट इस साल्ट में साल्ट किसी से मिलकर बनता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस NaOH, ठीक है, इक्वल आएगा, हमें पता है ये क्या बनता होता है, साल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। ये वाली इक्वेशन तो सबको आती है? yes, तो अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, सोचो जरा, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि मैंने HCl लिया, HCl मैंने डिसोल्व किया 1 लीटर के अंदर, तो उसकी मोलैरिटी थी HCl की 10⁻³ मोल पर लीटर मोलैरिटी। फिर मैंने NaOH लिया, NaOH ले लिया, इसकी मोलैरिटी थी 10⁻² मोल पर लीटर, ठीक है, दोनों की। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तो आपके पास डाटा था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों चीजें जब मैं आपस में मिक्स कर दूंगा इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट PPT बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? कैसे पता लगेगा? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालिए, किसकी? NaCl की दे रखी, ऊपर जो साल्ट की सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो तो पता है आपको। अगर उस प्रोडक्ट से ज्यादा आयंस की प्रोडक्ट हो जाए तो समझ लेना कि वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर HCl की मैंने आपको HCl का आयनिक प्रोडक्ट दे दिया। ये बात समझ में आ रही है? HCl का आयंस का प्रोडक्ट नहीं है, HCl की कंसंट्रेशन है। जब HCl की कंसंट्रेशन आपको पता है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना इस पे, इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी सेम ही होगी ना। इतने मोल डाल दिया आपने HCl, तो ये तो टूट जाता है पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन 10⁻³ होंगे, Cl नेगेटिव कितने होंगे? Cl नेगेटिव भी 10⁻³ Cl नेगेटिव होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? NaOH में भी ऐसे ही, NaOH के इतने मोल डालेंगे, मतलब Na पॉजिटिव इतने मोल है, OH नेगेटिव भी इतने ही मोल है। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव कितने मोल है भाई? अब जरा Na पॉजिटिव के मोल्स देख लीजिए। तो Na पॉजिटिव के मोल्स कितने बनेंगे? वो भी 10⁻² मोल बनेंगे। यस यस सर। दोनों के आपको दोनों आयंस के मोल पता लग गए। और मैंने बोला था ऊपर जो KSP दे रखा है वो NaCl साल्ट का दे रखा है KSP, यानी दोनों के आयंस की मल्टीप्लाई इतनी है। तो मैं यहां पर अगर NaCl दोनों आयंस की, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों आयंस की मोल्स की मल्टीप्लाई निकालो तो 10⁻³ मल्टीप्लाई में 10⁻², कितना आएगा भाई? पावर्स जुड़ जाएंगी, 10⁻⁵ -5, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इसकी KSP जो है 10⁻² है, और आपके पास आयनिक प्रोडक्ट, ये आयनिक प्रोडक्ट आएगी ना, ये तो आयंस की मल्टीप्लाई की है आपने, आयनिक प्रोडक्ट।
और मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट को हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम आयनिक प्रोडक्ट है आपके पास इतनी, यानी ज्यादा से ज्यादा NaCl इतना घुल सकता है। लेकिन जब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो आयंस की मल्टीप्लाई आ गई आपके पास इतनी। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, क्या इसमें पूरा का पूरा NaCl घुल जाएगा या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा? सर पूरा घुल जाएगा। सॉरी सॉरी समझ नहीं आया, दोबारा से बोलिए। सर पूरा घुल जाएगा। पूरा घुल जाएगा, क्यों? क्योंकि सर हाँ बोलिए। सर आयनिक प्रोडक्ट कम है। आयनिक प्रोडक्ट कम है और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी कि ज्यादा सॉल्यूशन में घुल सकते हैं आयंस, और ये कम है। 10⁻⁵ ज्यादा नहीं है ना, कम है ये। क्योंकि माइनस में जो कम होता है, माइनस की पावर ज्यादा होगी तो वो कम हो जाएगा, माइनस की पावर कम होगी तो वो बढ़ जाएगा। तो यानी 10⁻² जो है वो बड़ा है, 10⁻⁵ छोटा है। यानी आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम आ रही है, इसका मतलब पूरा घुल जाएगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो तब भी पूरा घुल जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। और अगर ज्यादा आ जाए तो नहीं सर घुलेगा। हाँ, वो प्रेसिपिटेट बनकर बाहर निकल आएगा। समझ में आ गया? यस। तो ये होता है आयनिक प्रोडक्ट का मतलब कि यानी आयंस की मल्टीप्लाई है। तो देखो वो आपको मान लो HCl घोलने के लिए बोल रहा है, तो HCl की कंसंट्रेशन बताइए। अब आप कहोगे सर हमें तो क्लोरीन पता ही नहीं। भाई HCl की पता है तो क्लोरीन की भी पता, क्योंकि दोनों अलग हो जाएंगे। एक HCl में से दो आयन निकलते हैं, तो अगर पूरे HCl की कंसंट्रेशन पता है तो H पॉजिटिव और Cl की भी बराबर होगी। अगर किसी के आगे 2 लगा तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, वो एक अलग चीज। समझ में आ गया भाई? NaCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा, ये घुल जाएगा पूरा का पूरा। समझ गए? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है घुलने की। KSP का मतलब कैपेसिटी है इसकी, समझ लो। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है कि इसकी टोटल कैपेसिटी, और कैपेसिटी से कम हमने डाल रखा है, आयनिक प्रोडक्ट कम बन रही है और कैपेसिटी ज्यादा थी, तो मतलब और भी घुल सकता है। अगर कैपेसिटी से ज्यादा घोल दिया तो नहीं घुलेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, PPT में। क्लियर है ना? ठीक है ठीक है। तो भाई जो कल हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स किए थे, है ना, तो उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और आपको मतलब ऐसे हैं, किसी ने प्रैक्टिस किया हो और उसको समझ आया हो कि ये वाले स्ट्रक्चर्स भी होते हैं या हमें समझ में नहीं आए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर पूछना चाहता है कोई, या अपनी तरफ से कोई स्ट्रक्चर का नाम बताना चाहे कि सर इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा, वरना फिर मैं आपको अपने एग्जाम्पल तो देने वाला ही हूँ। मैं आपसे कुछ बनवाऊं? चलो ठीक है, हम आपसे कुछ एग्जाम्पल्स बनवा रहे हैं, तो उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है कि वो कैसा स्ट्रक्चर होगा। SF6 बनाओ भाई, SF6, फिर SF5, फिर SF5 बन सकता है क्या? SF4 बनेगा, 5 तो बनेगा नहीं यार। SF4 और SF2, इन सब के स्ट्रक्चर कोई बताना चाहेगा क्या बनेंगे? सर SF6 का ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सर 4 का स्क्वायर प्लेनर। ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। तो ये F यहाँ जुड़ेंगे स्क्वायर में, है ना, फिर एक F नीचे जुड़ेगा, एक F ऊपर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बना देगा ये। ठीक है, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। फिर SF4 कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। SF4 स्क्वायर प्लेनर बनेगा? नहीं, स्क्वायर प्लेनर बनेगा सच में? टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होगा? सुनिए बताता हूँ ये तो सल्फर की वैलेंसी पता होनी चाहिए। सल्फर क्या दिखाता है? बनेगा सर। सर सल्फर के डिस्टॉर्टेड 6 होती है। प्लेनर बनेगा आई गेस। नहीं, सुनिए, सल्फर के पास 2 तो लोन पेयर होते हैं और 2 वैलेंसी होती है। 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की केस में आता है ना, मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन की पूरी फैमिली क्या होती है, उसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 वो बॉन्ड बनाता है। ये हमें पता लग गया, चलो ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया कि 2 फ्लोरीन तो डायरेक्ट जोड़ लेगा। अब क्या जोड़ेगा? अब उसके तो 4 जोड़ रखे हैं इसने, तो इसका मतलब इसका ये जो लोन पेयर है ये 2 फ्लोरीन और जोड़ता है। लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता, सल्फर कर सकता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो लोन पेयर, एक लोन पेयर जाएगा तो 2 बॉन्ड और बन जाएंगे। यहां से ऐसे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है आपको अपनी मर्जी से। बस ये 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा ऐसा नहीं सोचना, या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, कुछ नहीं सोचना। समझ गए ना?
तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए C4 4 फ्लोरीन बन गए और एक ये है लोन पेयर, तो टोटल कितने हैं, 5 है ना, लोन पेयर प्लस सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जितने भी आएंगे वो तो बाद की बात है ना, लोन पेयर प्लस बॉन्ड, तो यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड, भाई 4 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल 5 आ गया। तो 5 का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं टोटल, इसका मतलब टीबीपी बनेगा ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाते हैं चलो, तो उसके अंदर एक लोन पेयर लगेगा, एक लोन पेयर है और 4 फ्लोरीन है, तो लोन पेयर कहाँ लगेगा, अब ये मैंने बताया था कि लोन पेयर जो है वो ट्रायंगुलर साइड में ही लोन पेयर लगेगा, याद है, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। तो ट्रायंगुलर साइड में ही लोन पेयर लगने वाला है, ट्रायंगुलर साइड में मैंने लोन पेयर लगा दिया है, उसके अलावा बाकी के, अब ये देखो जरा ये क्या बनेगा भाई, एक लोन पेयर यहाँ लगा हुआ है, उसके अलावा ऐसा कुछ है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे आप, ये तो बनेगा ट्रायंगल, ये वाला नीचे वाला तो ट्रायंगल बेस बन गया, और ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल है, लेकिन ट्रायंगल सही नहीं है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये बनेगा तो टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बिल्कुल वही बनेगा, लेकिन डिस्टोर्टेड बनेगा, तो इसका और कोई नाम नहीं रखेंगे, सीधा बोल सकते हैं कि डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनना चाहिए, SF4, समझ में आया, यस सर। ये बात समझ में आ गई ना, तो इस तरह से डिस्टोर्टेड बाई और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर बनेगा, अगर 2 लोन पेयर हो तो इसमें 2 लोन पेयर हो तो ये कुछ ऐसा टी शेप बन जाएगा, है ना, सीसा भी बनता होता है एक स्ट्रक्चर, सीसा, अब वो कैसे भाई, क्या ये सीसा नहीं बन सकता, जरा कोशिश यस करो, सर, हो सकता है। ये सीसा भी बन सकता है, वो देखो कैसे, ट्राइएंगुलर वाला ये वाला सर्कल आप यहाँ लगा रहे हो, इसकी बजाय अगर मैं दोनों फ्लोरीन्स को एक साथ लगाऊं तो, क्योंकि ये बार कई बार कंफ्यूजन होती है, याद रखना, दोनों फ्लोरीन एक साथ लग गए, ये लोन पेयर इधर लग गया, अब ये क्या बन गया, ये सीसा नहीं बन गया, यस सर। कल ये स्ट्रक्चर करवाया था, तो यानी कि यहाँ पर लोन पेयर लगाने की बजाय आप लोन पेयर यहाँ लगाइए और ये सीसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस स्ट्रक्चर का एक्चुअल में नाम सीसा होगा, जो कल करवाया था, सीसा है तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही, टीबीपी ये तो इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री टीबीपी है, ठीक है, टीबीपी इज ज्योमेट्री, ये याद रख लेना, लेकिन स्ट्रक्चर का नाम है सीसा, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सीसा का, तो सीसा का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो यहाँ सल्फर एक लोन पेयर, ठीक है, उसके बाद में 2 फ्लोरीन इधर है और 1 फ्लोरीन नीचे और 1 फ्लोरीन ऊपर, तो ये सीसा टाइप में बनेगा, समझ में आ गया बेटा सबको, यस। सारी पॉसिबिलिटीज कीजिए और उसके बाद में देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब SF2 रह गया, SF2 इसमें भी वही चीज करेंगे, सल्फर है, 2 लोन पेयर होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सल्फर में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड तो हमने फ्लोरीन के साथ बना दी, बस बात खत्म, तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा, ये क्या होगा, वी शेप, यस सर। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर को भी काउंट करेंगे ज्योमेट्री में और बॉन्ड पेयर को भी, तो टोटल 4 है, तो ज्योमेट्री जो है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनने वाली है, तो टेट्राहेड्रल कैसे है? देखो 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, इसका एक्चुअल में वाटर वाला स्ट्रक्चर पता है, या एक्चुअल में देखो 4 चीजें जब भी जुड़ती हैं, तो मान लो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, एक लोन पेयर यहाँ पर हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर उसके साइड में यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर एक फ्लोरीन इधर आएगा, तो देखो नीचे एक बनेगा ट्रायंगल, ऊपर पिरामिडल बन रहा है, समझ में आया, तो ये टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इसको बस लिखने का, इसको इन्होंने क्या किया, दोनों लोन पेयर एक साइड दिखा दिए, नीचे दिखा दिए, ये ऐसे लगता है कि ये बराबर है सारे, ऐसा है नहीं, ये एक्चुअल में तो इसकी ज्योमेट्री यही होती है, जब भी 4 चीजें जुड़ी होंगी ना, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब भी 4 चीजें जुड़ी होंगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, चाहे 3 लोन पेयर हो और 1 बॉन्ड पेयर हो, तो सिर्फ केमिकल बॉन्ड्स को देखोगे, सिर्फ एटम्स को देखोगे तो वी शेप बन गया, सल्फर 2 फ्लोरीन वी शेप बना रहे हैं, लेकिन लोन पेयर को काउंट करते हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, समझ में आ गया, क्लियर है, यस सर। कल ये वाले एग्जांपल्स भी थे, ये SF2 का एग्जांपल नहीं था, बाकी सारे थे, तो सल्फर इस तरह से 2-3 तरह के ज्योमेट्रीज बनाता है, ये 2 वैलेंसी भी दिखाता है, देखो 2 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी भी दिखाता है, 6 वैलेंसी भी दिखाता है, डिपेंडिंग ऑन द
मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री ये है। चलो अब एक और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, O3 का मॉलिक्यूल आपको समझा रहा हूँ। O3 के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सीजन कैसे वर्क करता है। तो डबल बॉन्ड बनाओ दो ऑक्सीजन के बीच में, जो सबसे सिंपल कन्वीनियंस तरीका है, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया। अब तीसरी कोई ऑक्सीजन आती है जिसके पास में दो लोन पेयर अपने हैं और दो और इलेक्ट्रॉन है जिससे वो बॉन्ड बना सकती है, दो इलेक्ट्रॉन और है जिससे बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन ने हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट शेल काउंट करो, लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 जो लगाते हैं वो शेल नंबर होता है n। तो वो शेल नंबर जिसका लास्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी काउंट होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे दिखाने पड़ेंगे। टोटल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। लेकिन अंदर वाले फर्स्ट 1s2 के तो शो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड शेल लास्ट शेल है, सेकंड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, इसलिए सेकंड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। तो भाई सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, ऑक्सीजन में 6 होते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में तो 2 बॉन्ड हो गए, दोनों की वैलेंसियां 2 2 पूरी। अब नई ऑक्सीजन आई है, इसके पास में 2 वैलेंसी खाली पड़ी है। अब ये अपना लोन पे डोनेट करे तो भी फंस गई, क्योंकि 2 वैलेंसी खाली है और ऊपर से डोनेट और कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा ड्रेसडी काम हो गया। ये वाली ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दे तो बात बन सकती है। तो देखो कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से उड़ा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही पड़ा रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये इस ऑक्सीजन ने इसको डोनेट कर दिया, इस ऑक्सीजन ने डोनेट, जिसकी वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर बताओ, ये लीनियर होगा या बेंट होगा, वी शेप या बेंट या लीनियर? सब बेंट। सर बेंट हो। क्यों बेंट। क्यों, कैसे स्ट्रक्चर देखेंगे? ध्यान देना, अब इस बात पे ध्यान देना। ये डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते होते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड तो सीधा हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आ गया ऑक्सीजन, ये दूसरा इसने लोन पेयर ऐसे डोनेट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास एक लोन पेयर है। हम सेंट्रल एटम को देखते हैं, ये रहा सेंट्रल एटम हमारा। सेंट्रल एटम के पास क्या है, एक लोन पेयर है और इस तरह के 3 बॉन्ड है, जो कि ये डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड की तरह कंट्रीब्यूट करेगा स्ट्रक्चर में, और एक बॉन्ड ये रहा। तो यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा ना, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बेंट या वी शेप हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ये लोन पेयर यानी बीच वाले स्ट्रक्चर को देखो, उसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं पड़ा। अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है और वो 2 बॉन्ड बना रहा है सीधा, अगर ऐसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इसके पास लोन पेयर ना होता तो फिर ये सीधा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रक्चर होता। जैसे कि अब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताता हूँ, CO2। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। नो सर। तो ये स्ट्रक्चर होगा लीनियर। क्लियर है? तो यानी C डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है, लेकिन इसमें लोन पेयर है तो ये बेंट बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा बेंट। समझ में आ गया भाई सबको? O3 का स्ट्रक्चर बेंट होता है, वो लीनियर नहीं होता, बस ये याद रख लेना। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं, स्ट्रक्चर से क्या लिंक करना है। देखो ऑक्सीजन है, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है पता है सबको? इलेक्ट्रॉन्स जो छीन रहा है, 2 एटम है, दोनों अलग अलग है। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन, हम इसी की बात कर लेते हैं। कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है, कार्बन है कि ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव, इधर वाले पे भी स्लाइटली नेगेटिव आएगा, तो ये कार्बन पर 2 स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। ये 2 स्लाइटली पॉजिटिव भी डबल होता है, लेकिन ये भी बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसे 2 स्लाइटली की जगह स्लाइटली पॉजिटिव ही लिख देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत छोटा है। तो ये मैं समझना कि एक स्लाइटली पॉजिटिव और उधर तो 2 स्लाइटली नेगेटिव है, तो डबल होना चाहिए। बिल्कुल होता है डबल, लेकिन वो बहुत वैल्यू छोटी होती है, इसलिए उसे स्लाइटली लिखना ही काफी, क्योंकि वो वैल्यू तो छोटी है ओवरऑल। अब देखो इसकी वजह से जो स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ना, इसको हम एक्चुअल में 100% पॉजिटिव नेगेटिव काउंट कर लेते हैं। तो देखो इसकी वजह से क्या करते हैं हम, डाइपोल मोमेंट कैसे काउंट करते हैं कि ये बीच वाला हमारा नॉर्मल कोई मान लो वेट पड़ा है, यहाँ पर आपके पास कोई वेट पड़ा है, ठीक है,
कोई भी मास का टुकड़ा है या एनीथिंग पत्थर है, इस पत्थर को इस तरफ आपने एक ट्रैक्टर लगा रखा है, ये ट्रैक्टर है ऑक्सीजन हमारा, ठीक है, ये ट्रैक्टर इस तरफ खींच के लेके जा रहा है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट पता है सबको, डाइपोल मोमेंट क्या होती है? यस सर। है ना? तो यहाँ ट्रैक्टर वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान दे लेना। और हम क्या करते हैं, उल्टी साइड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पॉजिटिव है ना, ये रहा पॉजिटिव, यहाँ से इस तरफ मैं ट्रैक्टर को लेके गया, ये बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव टेल से उस तरफ नेगेटिव की तरफ। दूसरा इधर एक और मैंने ट्रैक्टर लगा दिया, पॉजिटिव टेल पॉजिटिव होती है इसकी, याद रख लेना, पीछे पॉजिटिव है ना। इस तरह से डाइपोल मोमेंट को काउंट करते हैं, एरो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉजिटिव को। तो मान लो कार्बन यहाँ बीच में था, ये कार्बन है और इस तरफ ऑक्सीजन है, तो दो ट्रैक्टर हैं जो वजन को एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। बताओ कार्बन की पोजीशन हिलेगी क्या? नो सर। दोनों सेम ट्रैक्टर है, नहीं हिलेगी, है ना। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। इसमें कार्बन की पोजीशन नहीं हिल रही है तो म्यू हो गया 0। इस तरह से डाइपोल मोमेंट को चेक करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम O3 का लें, तो क्या इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है? O3 में देखो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन आपस में देखा जाए तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन सेम ट्रैक्टर है, तो अगर सेम ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर को खींच रहा है तो वो तो कोई असर डालेगा नहीं, ये इधर से खींच रहा है वो उधर से। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन इधर से छीन रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो अगर ये इधर छीन रहा है ये इधर छीन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इस ट्रैक्टर को ये वाला ऑक्सीजन बराबर का दम इधर लग रहा है पॉजिटिव साइड में, तो बराबर रहेगा, यानी ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, फिर तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। नहीं होता इसका डाइपोल मोमेंट 0, क्यों नहीं होता? अब उसका रीजन सुनिएगा। देखो जरा, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रखा है, जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब अब ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये वाली ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इस तरफ चला जाएगा। ये समझ में आया सबको? अब दूसरा देखो जरा, तो ये ऑक्सीजन इनमें तो 0 रहेगा, नहीं होता क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में रहता है, ये ऑक्सीजन कई बार अपना बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड दे देता है, मतलब लोन पेयर दे देता है, और ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा वापस आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ गड़बड़ क्रिएट हो जाती है, ये वाले बॉन्ड चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, अब ये देखना जरा। पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये वाली ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड बन जाती है और 3 लोन पेयर हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और ये वाली ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो यहाँ इस ऑक्सीजन को हम न्यूट्रल बना देंगे, उस ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, याद रख लेना, है ना। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अब 2 लोन पेयर्स के साथ में ये डबल बॉन्डेड हो जाती है, सिचुएशन पलट गई। देखो समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे पलटते रहते हैं। तो अगर इधर से जब लोन पेयर था, अब यहाँ लोन पेयर आ गया, तो मतलब इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ इस ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब पावर दोनों की बराबर नहीं रही, इसने अपनी पावर इसको दे दी, इसके पास चलेगी, तो इधर पॉजिटिव बन गया, इधर नेगेटिव बन गया, तो ये डाइपोल मोमेंट इधर आ गया। तो 2 ट्रैक्टर हैं, कभी ये ट्रैक्टर इधर खींच रहा है, कभी ये ट्रैक्टर इधर खींच रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, इसने इधर खींचा, तो मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन इस सेंटर से ऑक्सीजन इस तरफ आ गई थोड़ी सी, और ये वाली सिचुएशन बन गई। समझ में आया भाई? फिर ये इधर खींचेगा, ये वाला ट्रैक्टर इधर खींचेगा, तो ये सिचुएशन वापस बीच में सेंटर में ऑक्सीजन आ जाएगी और ये वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी। समझ में आया? लेकिन ओवरऑल हम देखें रिजल्टेंट क्या रहेगा, कभी इधर खींच रहा है ऑक्सीजन, कभी इधर खींच रहा है, लेकिन अब देखो, लेकिन ओवरऑल ऑक्सीजन सीधे में ही जा रहा है, नीचे की तरफ सीधा सीधा खींच रहा है। ये समझ में आया? यहां पर ऑक्सीजन नीचे चलता जा रहा है। क्लियर है ये बात सबको? ये समझ में आया बेटा सबको? हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने तो कहा था कि दोनों एक साथ बराबर खींचेंगे। हाँ खींचेंगे बराबर। देखो मतलब क्या है, एक बार तो ये वाला हो गया नेगेटिव, ये बात समझ में आई? देखो दोनों जरा, एक साथ खींचेंगे क्या? क्या दोनों एक साथ नहीं खींचेंगे? दोनों खींचते एक साथ ही हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, अब देख चलो मैं उसको एक साथ वाला हिसाब बता देता हूँ, ठीक है। समझने का तरीका कैसे भी समझ सकते हो। ये ऑक्सीजन है, हम ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड बनता है, एक बार डबल बॉन्ड बन जाता है, एक बार सिंगल बॉन्ड, फिर सेम एज इट इज दूसरी ऑक्सीजन पर भी एक बार सिंगल बॉन्ड बनता है, एक बार डबल बॉन्ड बनता है, ऐसा कर सकते हैं। तो इस पर मैं बता सकता हूँ -12 चार्ज होता है, आधा चार्ज इस पर होता है और इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा दिखा सकते हैं।
यस सर। ये कंडीशन होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की, मतलब एक्चुअल में तो ये कंडीशन है, लेकिन हम इस कंडीशन को डिफाइन नहीं कर पाते मैकेनिज्म्स में, तो हम मैकेनिज्म में ऊपर वाली कंडीशंस को लेते हैं। तो देखो दोनों ट्रैक्टर लगे हुए हैं भाई, इस तरफ ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए भाई मतलब म्यू इस तरफ जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन में भी डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑक्सीजन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो अब मानो कि बीच में यहां पर आपके पास कोई मास पड़ा है और इस तरफ आपने एक ट्रैक्टर लगा रखा है जो उस मास को खींच रहा है, और दूसरा इस तरफ आपने एक ट्रैक्टर लगा रखा है मास को जो खींच रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, दोनों ऐसे खींच रहे हैं तिरछे, तो बीच में जो सेंटर में मास पड़ा है वो तो नीचे की तरफ खींचेगा ना, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, वो तो ऐसे चलेगा। यस सर। समझ में आया? तो यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब हमारे पास अगर ये चीज ऐसे जा रही है ओवरऑल, अगर रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका म्यू जीरो नहीं है, इट हैज म्यू। ये इसका म्यू जो है वो हम ये लिख सकते हैं, इसका म्यू इक्वल नोट जीरो, इक्वल नोट जीरो। ये बस हमें यही प्रूव करना था कि O3 जो है वो डाइपोल मोमेंट दिखाता है, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, कि वो डाइपोल मोमेंट दिखाता है। कैसे दिखाता है? क्योंकि उसमें स्लाइटली वो हाफ नेगेटिव चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट दिखाता है। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। O3 एक पोलर मॉलिक्यूल है और साथ में वो डाइपोल मोमेंट भी दिखाता है। रोहित बोल रहा पोलर है, ठीक है, पोलर का मतलब बेटा स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो पोलर तो है ही है, साथ में वो डाइपोल मोमेंट भी दिखाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल द स्टफ। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस। ठीक है, अब हमने कल पीरियोडिक टेबल करी थी, याद है? पीरियोडिक टेबल के अंदर मुझे Yes, बता सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आयरन 2 पॉजिटिव की, या फिर एक्सेप्शन कौन कौन से थे? क्रोमियम था एक तो एक्सेप्शन, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा, एटॉमिक नंबर मैं बताता हूँ। 3d5 4s1। एक मिनट बेटा, Cr एटॉमिक नंबर 24 होता है क्रोमियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 से शुरू करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने होने चाहिए? 4, लेकिन ये एक्सेप्शनल है तो इसमें 4s में 1 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो जाता है, और 3d में 5। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन एक बाहर ले आओ, बस एक का गड़बड़ करनी है। क्रोमियम कॉपर कितना होता है? 29, वो भी एक्सेप्शनल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद क्या होगा? 4s1 1 4s1 3d10 3d10 होना चाहिए, 3d9 और 4s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी घपला होता है। इसके अलावा आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा, 26 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये सभी याद कर लो, बहुत काम आने वाली है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 3p6 4s2 और 3d में 6 हो गए 6 26। अब अगर मैं कहूं कि आयरन 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कितनी होगी आयरन 2 पॉजिटिव की? 3d6 4s0। 4s में 0। याद रखना, जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे ना, अंदर डाल रहे हो, तो ये आपको रिएक्शन, यानी कि ये वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इनर शेल्स में। लेकिन जब बाहर जाएंगे तो जो सबसे बाहर वाली शेल है, सबसे बाहर वाली तो फोर्थ शेल है ना, ये भले ही यहाँ अंदर लिख रखी, लिखने से थोड़ा हो जाएगा, ये अंदर वाली शेल, बाहर वाली शेल पहले भरती है, ये तो हमें पता है, n+l वाला रूल लगता है, जिसकी वजह से 4s पहले भरेगा, 3d से भरेगा पहले। बट जब खाली होने की बारी आएगी, जब आप एटम को गर्म करोगे, सोचो ये एटम है, ये वाले आपके पास इस एटम्स के ये वाले शेल्स हैं, तो जो सबसे बाहर शेल बैठा है, मान लो ये 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो जब आप गर्म करोगे एटम को, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही पहले गर्म होगा, वही बाहर जाएगा, कि अंदर वाला गर्म हो जाएगा पहले? हम हीट देते हैं तो अंदर वाला तो गर्म हो ही नहीं सकता हीट देने से। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? यस सर। तो बाहर वाला ही गर्म होता है, तो यानी सबसे जो आउटर शेल होगी उसी में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा। समझ गए? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यानी सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वही बाहर जाते हैं, तो इसलिए 4s पहले खाली होगा, याद रख लेना, ठीक है। तो 4s खाली होगा, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4s में 0 और 3d के अंदर 6,
ठीक है। फिर अगर मैं आयरन 3 पॉजिटिव लूं तो कितना आएगा, 4s में 0 और 3d में 5 आ जाएंगे। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए 2 पॉजिटिव स्टेबल है या 3 पॉजिटिव स्टेबल है, बता सकता है कोई स्टूडेंट 2 पॉजिटिव स्टेबल है या 3? 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव स्टेबल होती है। क्यों होती है 3 पॉजिटिव स्टेबल? सर इसका Half डी filled. ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। डी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है, यस। इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हो या पूरा भरा हो, ये दोनों ही स्टेबल होते हैं। तो भाई 6 वाले की बजाय 5 वाले ज्यादा स्टेबल है, दैट इज व्हाई। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। है ना। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में भाई एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टीबीपी की बात करते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, बताइएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स में कौन सा सही है। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे सल्फर लगा रहा हूँ। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी, सल्फर की तो 5 वैलेंसी होती नहीं। 5 वैलेंसी कौन दिखाता है भाई, बताओ मुझे एग्जाम्पल। हाँ सर नाइट्रोजन और हेलोजन फैमिली। नाइट्रोजन नहीं दिखाएगा। हाँ नाइट्रोजन तो 3 दिखाता है, 3 दिखाता है, उसमें डी नहीं होता। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस दिखा सकता, वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस आपके पास है। फॉस्फोरस को अब मान लो कि मैं इसके साथ में फॉस्फोरस के साथ में क्लोरीन जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्लोरीन मैंने यहाँ जोड़ दी। ठीक है, 2 क्लोरीन मैंने यहाँ जोड़ दी। ठीक है, फिर एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ऐसा ही होता है, आर पार ईबीपी बन गया स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये बना ट्रायंगल और ये ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल है, 2 पिरामिड बनाएंगे ये। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे क्लोरीन को रिप्लेस करके क्लोरीन की जगह पर मुझे कोई बड़ा ग्रुप लगाना है, बड़ा ग्रुप मतलब बड़ा एटम, मान लो कि क्लोरीन की जगह पर मैं क्या लगा दूं, PPH3, PPH3 ऐसा कोई एटम लगाना है, PPH3 लगाना है। सोचो क्लोरीन की जगह पर, ये अब फॉस्फोरस अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस को तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। सी ये लगाते हैं, CPH3। ठीक है, कार्बन है जिसकी 3 वैलेंसियां तो पीएच से कंप्लीटेड है और 4th वैलेंसी जो है वो खाली पड़ी है। अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बन इसके साथ पीएच लगा हुआ, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर मैं बेंजीन जोड़ सकता हूं ऐसे करके, ये बेंजीन जुड़ गई। एक और बेंजीन मुझे जोड़नी है, एक और बेंजीन जुड़ गई। ठीक है, फिर एक और बेंजीन जोड़नी है, एक और बेंजीन जुड़ गई। क्लियर है भाई, 3 बेंजीन जुड़ गई, 4थी वैलेंसी खाली पड़ी है। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल, कहने का मतलब है कि एक मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है। बताइए उस बड़े मॉलिक्यूल को मैं कहां फिट कर सकता हूं, मैं उसे एक्सियल पोजीशन पर फिट करूं या इक्विटोरियल पर? एक्सियल पे। बाकी स्टूडेंट भाई किसी और का कोई और ओपिनियन है? सर इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पर लगेगा बेटा, मैंने कल भी बताया था। सॉरी इक्विटोरियल पर, एक्सियल पर नहीं, इक्विटोरियल पर। वजह जो ट्रायंगल है वहां पर ही लोन पेयर आएंगे, वहीं पर बड़ा मॉलिक्यूल आएगा, वहीं पर सारा कुछ होगा। लेकिन अगर SF6 जैसी कोई, मतलब ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल में अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तो ओक्टाहेड्रल में तो ऊपर नीचे आता है। मान लो यहाँ 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 4 फ्लोरीन यहाँ हो गए और एक 5वां फ्लोरीन ऊपर है, 6ठा फ्लोरीन नीचे है, तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल बनता है ना। इसके अंदर अगर मैं फ्लोरीन को रिप्लेस करता हूं, मान लो मैं CPH3 से फ्लोरीन को रिप्लेस कर दूं, एक फ्लोरीन को, है ना। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो मैं ये वाला रिप्लेस करूंगा, ये समझ में आ रहा है? तब मैं एक्सियल से रिप्लेस करूंगा। लेकिन यहां पर मैं किससे रिप्लेस करूंगा भाई, मैं इक्विटोरियल पोजीशन से क्लोरीन को रिप्लेस करने वाला हूं। ये डिफरेंस है दोनों में, साफ साफ डिफरेंस लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। याद रखना टीबीपी में तो ट्रायंगल से जाएगा, ओक्टाहेड्रल में हेड से जाएगा, ओक्टाहेड्रल हेड से जाएगा। टीबीपी टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो टी से जाएगा। ओक्टाहेड्रल में लास्ट वाले पार्ट से जाएगा हेड से, और टीबीपी में ट्रायंगल वाले पार्ट से जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। एक केमिकल रिएक्शन ध्यान देना भाई कि मान लो आपके पास आइसोसाइनाइड है, सपोज दैट CH2, यहां पर मान लो CH3 है। फिर इसके बाद में मैं आइसोसाइनाइड लगा देता हूँ, आइसोसाइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड की अगर रिएक्शन करवाई जाती है, हाइड्रोलाइसिस, जस्ट हाइड्रोलाइसिस, O3, क्या बनता है?
ये कार्बन दो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा HCOOH, ये वाला कार्बन, और ये NH2 बना देगा, एमाइन बनाएगा CH3 CH2 और NH2। ये समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, ये कई बार यूज होती है कि आइसोसाइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं क्या? वो कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, आइसोसाइनाइड 1 कार्बन वाला। और अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करवा दूं, हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन किया था KMnO4 से, CO2 और H2। यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। अगर ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा करता है और कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब एक से ज्यादा कार्बन की चेन वाला, वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। और क्या कुछ करवाया जा सकता है आपको? बाकी सब भाई ऑर्गेनिक के अंदर आप लोग GOC पढ़िए, है ना? GOC जरूर करो, एक एक धीरे धीरे GOC का आपको सबका ये पता होना चाहिए, KMnO4 K2Cr2O7 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड और ओस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है, OSO4, ये सब ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कौन कौन कब कब करवाता है? डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, कौन तोड़ेगा कौन नहीं तोड़ेगा, ठीक है, कौन ज्यादा ड्रेसडी कंडीशंस के अंदर वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो GOC ढूंढिए, GOC कर कीजिए, उसकी भी डेली प्रैक्टिस। अब करना क्या है, जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात की तो उनको नेम रिएक्शंस में और रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो देखो भाई, सिंपल तरीका बताता हूँ, नेम रिएक्शन डेली 2 या 3 उठा लो, ठीक है, विद मैकेनिज्म उठा लो, उसको याद करो अच्छे तरीके से, उनका मैकेनिज्म अच्छे से याद करो और वो दिमाग में डेली रिवाइज करते रहो, तो इससे नेम रिएक्शन पूरी हो जाएंगी। रिएक्शन मैकेनिज्म उसके अंदर ही आ जाएगा। GOC आप हल्की हल्की टच करते रहिए, हल्की हल्की रोज कीजिए, इतना अगर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर वाले। मैंने बच्चों को भी बोला था पीछे भी क्वेश्चन लगाओ, PYQs प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। अभी जो 2024 में पेपर हुआ है ना, 10 पेपर हुए हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये 10 के 10 पेपर विद कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ में 10 के 10 पेपर लगा लेते हैं, जो भी हुए 2024 वाले विद सॉल्यूशन, अगर ये लगा लेते हैं, तो आप केमिस्ट्री के अंदर कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन तक तो कर देंगे। आसान 8 से 10 क्वेश्चन आराम से आपको आ जाएंगे, आसान चीजें तो आ ही जाएंगी इतना करने पर। तो क्वेश्चन पिछला जरूर करना है, पिछले क्वेश्चन पेपर जो लास्ट टाइम मैंने सॉल्यूशन बना के भेजा था पिछले क्वेश्चन पेपर का, उसको भी कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन याद कर लीजिए। जो रिएक्शन सामने आती है उसी टाइम याद करो, पीछे वाली नहीं याद है कोई चक्कर नहीं है, इसको इतना फोकस से याद करो कि ये नहीं भूलो आप। तो अगर 10 के 10 पेपर आपको फिंगर टिप्स पे, जिस बच्चे को याद है, जो बच्चे हमारे जितने भी बच्चे क्लास लगा रहे हैं वो सब के सब क्या है, उसके ऊपर लेवल पर बैठे हैं, काउंटर लेवल के ऊपर बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना पीक लेवल पर हैं, कि थोड़ा सा इधर नंबर आ गए तो पार हो जाएगा जी, थोड़ा सा इधर रह गए तो कम रह जाएगा, है ना। तो बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं। तो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने का बेस्ट तरीका 10 के 10 पेपर रट लो। उनका कोई भी क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, आपको आंसर याद होना चाहिए, अप्रोच याद होनी चाहिए, समझ लेना कि आपका पेपर पार हो जाएगा। इसके अलावा हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको ऑन द स्पॉट यहीं पर रटो, जो यहाँ करवाया जा रहा है क्लास में ही याद करो, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे भाई। कन्हैया सर शायद ज्वाइन कर चुके। कन्हैया सर आर यू देयर? यस सर, यहीं पे हूँ। ठीक है, तो कन्हैया सर आप क्लास ले सकते हैं, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ फिर, ठीक है। ठीक है गाइज, सिर्फ इतना कीजिए आराम से। ये पेपर में आपके मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये नहीं आएगा, लेकिन सेम चीज ऐसी ही कुछ पेपर में आएगी पक्का आपके। यार 5-6 क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो, मैंने जितना करवाया उसके बेस पर, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। बाकी कुछ कन्हैया सर आपको हेल्प करेंगे, है ना, और अपना तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, थैंक यू। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर।